मैंने एक ही झटके में इसके हाथ से काराकोफ छीन ली और इस गनमैन को निशाने पर लेकर ट्रिगर दबा दिया, जिसने भैरू को सद पर ले रखा था। राइफल से निकलने वाली लातादार गोलियां इसके जिस्म में पवस्त हो गईं और वो खून के फुहारे छोड़ता हुआ नीचे गिरा। मैंने राइफल का रुख तीसरे गनमैन की तरफ कर दिया, जिसके हाथ पर शीशे का टुकड़ा लगा था। वो भी आन की आन में ढेर हो गया। राइफल इसके हाथ से निकलकर खिड़की से बाहर जा गिरी। नागराज वाकई बहुत चालाक आदमी था। इसने गालबन 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सूरत हाल का अंदाज़ा लगाकर इस दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी जहां से पहले वो बरामद हुआ था। इसने अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरे गनमैन की राइफल एक तरफ गिरी हुई थी। गोपाल ने भी पहले नागराज के पीछे छलांग लगाने की कोशिश की थी, मगर नागराज दरवाज़ा बंद कर चुका था। सुरींज अभी तक गोपाल के हाथ में थी, जिसे इसने एक तरफ फेंक दिया और कालीन पर पड़ी हुई गन की तरफ छलांग लगा दी। मगर इसी लम्हे पंडित भैरू भी जैसे होश में आ गया। इसने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर गोपाल की खोपड़ी पर ठोकर रसीद कर दी। गोपाल चीखता हुआ पीछे उलट गया। पंडित भैरू ने इसे संभलने का मौका नहीं दिया और इस पर ठोकरी बरसाने लगा। वो गनमैन जिससे मैंने राइफल छीनी थी समुद्रा की तरफ झपटा। शायद वो इसे गिरफ्त में लेकर अपनी ढाल बनाना चाहता था, लेकिन मैंने इसे समुद्रा तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। मेरी राइफल से निकलने वाली गोलियों की बौछार ने इसे रास्ते ही में ढेर कर दिया था। मैंने समुद्रा की तरफ देखा। वो औंधी पड़ी हुई थी, दोनों हाथ सर पर रखे हुए थे और बुरी तरह चीख रही थी। समुद्रा, संभालो अपने आप को। मैं चीखता हुआ अंदर वाले दरवाजे की तरफ लपका। दरवाज़ा शायद अंदर से लॉक कर दिया गया था। मैंने लॉक पर राइफल की नाल रखकर ट्रिगर दबा दिया और जोरदार ठोकर मारी। दरवाज़ा खुल गया। मैंने एक नज़र पंडित भैरू की तरफ देखा, जो अब भी गोपाल पर ठोकरें बरसा रहा था। मैं राइफल तान कर दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। ये बेडरूम था जो खाली था। अलबत्ता दाएं तरफ एक और दरवाज़ा था, इसे भी राइफल की गोली से खोलना पड़ा। दूसरी तरफ सिटिंग रूम था और सामने ही रहदरी की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। मैंने इस कमरे से निकल कर रहदरी में इधर उधर देखा। दाएं तरफ सामने की रूम एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और एक औरत बाहर झांक रही थी। मुझे देखकर इसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर मैं पहले ही इसके करीब पहुंच गया और दरवाजे में पैर फंसा दिया। इस दरवाजे से एक आदमी निकला था। वो किधर गया? मैंने चीख कर पूछा। वो इस तरफ। औरत ने हकलाकर एक तरफ इशारा किया। मेरा पैर हटते ही इसने दरवाज़ा धड़ से बंद कर लिया। इस तरफ रहदरी के इख्तिताम पर मुख्तसर सी लॉबी और लिफ्ट थीं। इनसे ज़रा हट कर नीचे जाने के लिए जीना था। मैं लिफ्टों की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन निसफ रास्ते में रुक गया। रहदरी में एक स्याह नाग रेंगता हुआ बड़ी तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ जा रहा था। ये वही नाग था जो कुछ देर पहले तक नागराज के गले का हार बना हुआ था। दौड़ते हुए शायद ये सांप गिर गया था। नागराज ने अपने आदमियों की परवाह नहीं की थी, इन्हें छोड़कर भाग निकला था। सांप की इसे क्या परवाह हो सकती थी। मैंने राइफल का रुख नीचे की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। सांप के पर खचे उड़ गए। मैं दौड़ता हुआ लिफ्ट के करीब पहुंच गया। ऊपर रोशन नंबर बता रहे थे कि एक लिफ्ट नीचे जा रही है और दूसरी ऊपर आ रही है, और इत्तेफाक से इस वक्त दोनों दरवाजे पर 2 के हिस्से रोशन थे। मैंने जीने पर आकर देखा, जीना भी सुनसान था। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि नागराज लिफ्ट के जरिए नीचे जा चुका था। इसे रोकने का कोई जरिया नहीं था। अलबत्ता नीचे पहुंचकर वो हमारे लिए मसला पैदा कर सकता था। मैंने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। जब मैं कमरे में पहुंचा तो एक सनसनी खेज मंजर मेरे सामने था। पंडित भैरू ने गोपाल को दोनों हाथों पर सर से ऊपर उठा रखा था। गोपाल बुरी तरह चीख रहा था। पंडित भैरू ने चक्कर काटते हुए इसे सर के ऊपर घुमाया और फिर खिड़की की तरफ उछाल दिया। एक जोरदार छनाका हुआ और गोपाल खिड़की तोड़ता हुआ बाहर की तारीकी में गायब हो गया। फिजा में गूंजने वाली इसकी आखिरी चीख बड़ी खौफनाक थी। पंडित भैरू ने कालीन पर पड़ी हुई राइफल उठा ली और फिर हम दोनों ने समुद्रा को बाहों से पकड़कर उठाया। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। अपने हवास को काबू में रखो समुद्रा, मैंने इसे झंझोड़ दिया। नागराज भाग गया है, हमें भी फौरन यहाँ से निकलना है। पंडित भैरू ने समुद्रा को संभाल लिया था। मैंने समुद्रा का हाथ छोड़ दिया और राधा की लाश पर झुक गया। राधा ने एक मर्तबा कहा था कि वो अपना जीवन दे देगी, मगर मेरे विश्वास को धोखा नहीं देगी। इसने अपना वादा पूरा कर दिया था। मैंने इसकी पेशानी पर बोसा दिया और उठकर खड़ा हो गया। कमरे से बाहर निकलते हुए भी मैंने मुड़कर राधा की लाश की तरफ देखा और फिर हम तीनों लिफ्ट की तरफ दौड़ने लगे। ऊपर आने वाली लिफ्ट की प्लेट पर 5 का हिस्सा रोशन था और फिर इस वक्त 6 का हिस्सा रोशन होगा। लिफ्ट का दरवाज़ा किसी भी वक्त खुल सकता था। मैं राइफल तान कर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मैंने तय कर लिया था कि लिफ्ट से जो कोई भी बरामद होगा इसे राइफल की जद पर लेकर लिफ्ट में घुस जाएंगे और नीचे पहुंचकर भी राइफल के जोर पर अपना रास्ता बनाते हुए निकल जाएंगे। भैरू ने एक हाथ से समुद्रा को बाजू से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में राइफल संभाल रखी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अंदर से बरामद होने वाले 2 आदमियों को देखकर मैं उछल पड़ा। वो शक्ति लाल और मिट्ठू राम थे। गोली मत चलाना गुरु। शक्ति मुझे देखते ही चीख उठा, लिफ्ट में आ जाओ जल्दी।
मिट्ठू राम और शक्ति को देखकर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे, मगर ये सोचने का वक्त नहीं था कि वो लोग यहाँ कैसे पहुंचे थे। मैंने पहले भैरू और समुद्रा को अंदर दाखिल होने का मौका दिया, फिर खुद भी अंदर घुस गया। शक्ति ने अब भी ऑटोमेटिक दरवाजे को हाथ से रोक दिया था। फिर इसने बाहर गर्दन निकाल कर इधर उधर झांका। वो कहाँ है गुरु, वो तुम्हारी? इसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं इसका मतलब समझ गया, वो राधा को पूछ रहा था। वो अब हम में नहीं रही शक्ति, मैंने मध्यम लहजे में जवाब दिया। शक्ति ने दरवाज़ा छोड़ दिया। मिट्टू पहले ये ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा चुका था। ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद हो गया और लिफ्ट ने तेज़ी से नीचे का सफ़र शुरू कर दिया। नागराज दूसरी लिफ्ट से नीचे भाग गया। मैंने शक्ति को जवाब दिया, वो कहीं नहीं जा सकेगा। शक्ति ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। ग्राउंड फ्लोर पर हम लिफ्ट से बाहर निकले तो लॉबी में सन्नाटा था। शानदार इस्तकबालिया काउंटर भी खाली पड़ा था। अलबत्ता बाहर वाले दरवाजे के करीब लिफ्ट के सामने एक आदमी खड़ा था। इन दोनों के हाथों में ऐसी ही राइफलें थी जो हमारे पास थीं। वो शक्तिलाल के आदमी थे। नागराज कहाँ गया? तुम लोगों ने इसे रोका क्यों नहीं? शक्ति ने लिफ्ट के सामने खड़े हुए आदमी से पूछा। नागराज तो इधर नहीं आया, इस शख्स ने जवाब दिया। और फिर इंकशाफ हुआ कि इस वक्त लिफ्ट जब नीचे आई थी तो खाली थी। मेरा दिमाग घूम गया। नागराज कहाँ गायब हो गया? शक्ति ने चीख कर अपने आदमियों को कुछ हिदायत दी और हमें लेकर बाहर की तरफ दौड़ा। शीशे के बड़े मरकजी दरवाजे से निकल कर हम अपनी फिएट की तरफ दौड़े। गुरु तुम लोग निकल जाओ, हम यहाँ संभाल लेंगे, शक्ति ने चीख कर कहा। होटल के सामने अलबत्ता सड़क पर ट्रैफिक जारी था। होटल बुलेटिन ऐसा नहीं था कि इसकी लॉबी रात के इस हिस्से में सुनसान और वीरान नजर आए। वो तो बाद में इंकशाफ हुआ कि शक्ति का एक आदमी होटल के दाखिली रास्ते पर भी खड़ा था, जिसने अंदर आने वाली गाड़ियों को बाहर ही रोक रखा था। बाहर वालों को ये पता नहीं चल सका कि अंदर क्या हो रहा है या क्या हो चुका है। मैं सुमित्रा के साथ पिछली सीट पर बैठ गया और पंडित भैरू ने फिएट का स्टीयरिंग संभाल लिया। होटल के खारजी गेट खाली था। फिएट तेजी से इस गेट से निकली और बाएं तरफ मुड़कर तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। पंडित भैरू ने इस बात का ख्याल रखा था कि हमारा ताकुब तो नहीं हो रहा। वो बार बार अकमी मंजर को देख रहा था और आईने की तरफ बार बार दिख रहा था। कई सड़कों पर घुमाने के बाद इसने मुतमईन होकर फिएट एक रास्ते पर डाल दी। समुद्रा मेरे साथ चिपकी बैठी थी। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी और इसका बदन अब भी हौले हौले कांप रहा था। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो झुरझुरी से लेकर मेरी आगोश में औंधी हो गई। मैं इसकी पीठ थपकने लगा। फिएट पहाड़ी वाली सड़क पर चढ़कर बंगले के गेट के सामने रुक गई। पंडित भैरू कार का इंजन चलता छोड़कर नीचे उतराया और गेट के पिलर पर कॉल बेल के बटन के साथ लगे हुए टेलीविजन की रिमोट कंट्रोल जैसी डिवाइस पर चंद बटन दबाने लगा। गेट खुल गया। वो दोबारा कार में आ गया और कार को गेट के अंदर ले जाकर रोक दिया और पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, समुद्रा उतर कर गेट बंद करो। समुद्रा सीधी होकर बैठ गई। इसने पहले इधर उधर देखा और फिर कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई और पिलर के अंदर की तरफ लगे हुए इस तरह की डिवाइस पर एक बटन दबा दिया। ये दरवाज़ा आम दरवाज़ों की तरह अंदर या बाहर की तरफ नहीं खुलता था, बल्कि इसके बड़े बड़े दरवाजे स्लाइडिंग थे। फर्श पर लोहे की एक पट्टी लगी हुई थी। दरवाज़ों के नीचे छोटे छोटे पहिए लगे हुए थे। भैरू ने अपनी हिफाजत का बहुत शानदार इंतजाम कर रखा था। यह ऑटोमेटिक गेट रिमोट कंट्रोल के जरिए भी खोला जा सकता था, लेकिन इस वक्त इसके पास रिमोट नहीं था, जिस वजह से इसे कार से उतरकर पिलर पर लगे हुए मखसूस बटन दबाने पड़े थे। समुद्रा गेट बंद करके दोबारा कार में आ गई। इस मर्तबा वो सीधी बैठी थी। इसके चेहरे के तासुरात भी बदल गए थे। इसे इत्मीनान हो गया था कि वो खैरियत से घर पहुंच गई है। बंगले की असल इमारत गेट से काफ़ी फासले पर थी और वहां तक पुख्ता सड़क बनी हुई थी, जिसके दोनों तरफ फूलों की क्यारियां थीं। इन्हीं क्यारियों में या लॉन में किसी और जगह रात की रानी के पौधे लगे हुए थे। तेज खुशबू फिजा में फैली हुई थी। पोर्च में कार रोककर भैरू ने इंजन बंद कर दिया और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतराया। मैंने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया और खोलकर नीचे उतराया। समुद्रा, भैरू ने समुद्रा की तरफ देखकर कहा, जो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतर चुकी थी, कार को ले जाकर पीछे वाले गैराज में बंद कर दो और सारी चीज़ें इसमें से निकाल लेना। समुद्रा ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगी। मैं भैरू के साथ बरामदे में आ गया। इसके बाल बिखरे हुए थे। इस वक्त बरामदे वाला दरवाज़ा खुला और रत्ना बरामद हुई। चेहरा सता हुआ और आंखों में हल्की सी सुर्खी थी। साफ लग रहा था कि वो सोते में से उठकर आई है। सो रही थी? मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, सोफे पर बैठे बैठे ऊँघ आ गई थी। रत्ना ने इधर उधर देखते कहा, राधा कहाँ है? इसने समुद्रा को तो देख लिया था, मगर जाहिर है राधा इसे दिखाई नहीं दी थी। राधा नागराज की दरिंदगी का शिकार हो
गई। मैंने मध्यम लहजे में जवाब दिया, आओ अंदर बैठकर आराम से बात करेंगे। रत्ना का चेहरा धुआं हो गया। वो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। इन दोनों का ताल्लुक चंद रोज़ से ज़्यादा पुराना नहीं था। पहले रोज़ रत्ना को देखकर राधा की तेवरी पर बल पड़ गए थे, लेकिन चंद घंटों से ही इनकी दोस्ती हो गई और पिछले चंद रोज़ के दौरान तो इनमें गाड़ी छीनने लगी थी। और अब राधा की खबर सुनकर रत्ना पर गोया बिजली से गिरी थी। वो बेहिस्सो हरकत खड़ी पलक झपके बगैर मेरी तरफ देख रही थी। आओ अंदर चले, मैंने इसका बाजू पकड़ लिया। पंडित भैरू हमसे पहले अंदर जा चुका था। हम बड़े हॉल में दाखिल हुए तो मेरी नज़रें हॉल के आखिरी सिरे पर बार काउंटर की तरफ उठ गईं। भैरू विस्की की एक चिपटी सी बोतल मुंह से लगाकर घटाघट पी रहा था। इस वक्त इसे वाकई इस चीज़ की ज़रूरत थी। मैं भी बड़ी शिद्दत से कॉफ़ी या चाय की तलब महसूस कर रहा था। कॉफ़ी या चाय बना सकती हो? मैंने रत्ना की तरफ देखा। हाँ तुम बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ, रत्ना कहते हुए किचन की तरफ चली गई। मैं एक सोफे पर ढेर हो गया। काराकोफ सामने सेंटर टेबल पर रख दी। मेरा दिमाग अभी तक घूम रहा था और कनपटियाँ सुलग रही थीं। राधा की मौत का खौफनाक मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने खुल गया। मैंने कई लोगों को मरते हुए देखा था, कई लोगों को अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था, मगर ऐसी खौफनाक मौत मैंने कभी नहीं देखी थी। वो मंजर देखकर मेरा दिल अब भी कपकपाने लगता था और मेरा दिमाग घूम रहा था कि नागराज के तैयार किए हुए ये इंजेक्शन मेरे मुल्क भेजे जाएंगे, वहाँ मौत का ये खौफनाक खेला जाएगा, बेगुनाहों के खून से होली खेली जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जोर जोर से सर झटकने लगा। समुद्रा बरामदे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। इसके एक हाथ में काराकोफ राइफल और दूसरे हाथ में कुछ और चीज़ें थी जो फियाट से निकाल कर लाई थी। इसने वो तमाम चीज़ें सोफे पर फेंक दी और पंडित भैरू की तरफ जाने लगी। मैं इसकी तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर खौफ वहशत के तासुरात अब भी मौजूद थे। इसने भैरू के हाथ से शराब की बोतल झपट कर अपने होंठों से लगा ली। रत्ना शायद किचन में से ये सब कुछ देख रही थी। चंद मिनट बाद वो किचन से निकली तो ट्रे में कॉफ़ी के 2 कप थे। वो भैरू और रत्ना को शराब पीते देखकर समझ गई थी कि वो लोग चाय या कॉफ़ी नहीं पियेंगे। रत्ना कॉफ़ी बनाकर लाई थी। स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक थी। मुझे इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत थी। मैं और रत्ना आमने सामने बैठे कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते रहे। क्या हुआ? रत्ना मेरी तरफ देखते हुए पूछा। राधा कैसे? मुझे अफसोस है कि मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सका, मैंने अफसरदा से लहजे में कहा और फिर इसे तफसील बताने लगा। इस दौरान समुद्रा और पंडित भैरू भी हमारे करीब आकर बैठ गए थे। भैरू के हाथ में अब भी शराब की बोतल थी जिससे वो वक्फे से चुस्कियाँ ले रहा था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। मैं कह रहा था, उन्होंने जिस तरह हमें घेरा था इससे लगता था कि इन्हें हमारे वहाँ पहुँचने की खबर मिल गई थी और उन्होंने कोई कार्रवाई करने से पहले ही हमें बेबस कर दिया था। इन्हें खबर कौन देगा? पंडित भैरू ने कहा। नागराज बहुत चालाक आदमी है, हो सकता है इसके आदमियों में से किसी को हम पर शुबा हो गया हो। राधा, तुम, समुद्रा या मैं भी शुबे की जद में आ सकता था। हो सकता है तुम्हें या राधा को पहचान कर फौरी तौर पर नागराज को इतला दे दी गई होगी। हो सकता है मैंने सर हिलाया, लेकिन शक्ति वगैरह वहाँ कैसे पहुँचे? वो कौन लोग थे? मैं तो इन्हें लिफ्ट से निकलते देखकर डर गया था। वो भी तुम्हारी तरह मेरे हमदर्द है, मैंने जवाब दिया। नागराज के जुल्म के खिलाफ वो भी सीना सुपर हैं, अब तक बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि वो लोग वहाँ कैसे पहुँच गए। ये तो वही बता सकते हैं कि वहाँ कैसे पहुँच गए, लेकिन इनकी मुदाखलत की वजह से हमारी जान बच गई, पंडित भैरू ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। अब मुझे यकीन है कि खिड़की पर बाहर से गोली उन्होंने ही चलाई होगी। इन्हें किस तरह पता चल गया होगा कि हम कहाँ हैं? इस गोली ने ही हमें बचा लिया। मेरे सामने आएंगे तो मैं इनका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा। बेला और पंडित अमरीश भी गायब हो गए थे। मैंने कहा, नागराज का फरार भी मेरी समझ में नहीं आ सका। लिफ्ट नीचे पहुँची तो वो खाली थी, वो रास्ते में कहाँ गायब हो गया? वो इस लिफ्ट में सवार ही नहीं हुआ होगा, भैरू ने जवाब दिया। ऑटोमेटिक लिफ्ट ऊपर की किसी मंजिल पर खाली हो तो खुद ब खुद ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है और नागराज वहाँ पर ही किसी कमरे में गायब हो गया होगा और बेला वगैरह भी किसी कमरे में छुप गए होंगे। हाँ, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। मैंने सर हिला दिया और समुद्रा की तरफ देखने लगा। वो अपने आप को अभी तक पूरी तरह नहीं संभाल पाई थी। बेहतर है तुम जाकर सो जाओ, थोड़ी नींद ले लोगी तो तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी, मैंने समुद्रा से कहा। हाँ ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, भैरू ने भी मेरी तायीद की। समुद्रा उठकर अपनी कमरे में चली गई। नागराज को अब तलाश करना मुश्किल हो जाएगा, पंडित भैरू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसे तलाश करना बहुत ज़रूरी है, वो जब तक जिंदा है मैं चैन से नहीं बैठ सकूंगा। इतना कुछ होते हुए भी मैं कैदियों की तरह इस बंगले में महसूर रहूंगा। अब तो बेला और पंडित अमरीश ने भी मुझे देख लिया है, वो लोग मुझे देखते ही पहचान लेंगे। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो खौफजदा था और इस खौफ से वो इस बंगले में छुपा बैठा था कि आज इसे ये बावर करा के बाहर ले गया था कि इसे कोई नहीं पहचान सकेगा, लेकिन नागराज ने इसे छठी उंगली से पहचान लिया था। इसे इस बात का भी अफसोस था कि इसके पास बेपनाह दौलत थी, लेकिन इसे खर्च करने का मौका नहीं मिल रहा था और वो इस बंगले में
महसूर होकर रह गया था। डरते क्यों हो पंडित, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर तुम इस तरह डरते रहे तो तुम्हारा पूरा जीवन इन्हीं दीवारों के अंदर गुजर जाएगा। हिम्मत करोगे तो अपने दुश्मन को भी डरा सकोगे। आज तुमने जो कुछ किया इससे अंदाजा होता है कि तुम कुछ बल्कि बहुत कुछ कर सकोगे। नागराज को ये भी पता चल गया है कि तुम अकेले नहीं हो। पहले तो मैं भी इससे छुपता फिरता था, लेकिन अपने कई आदमी मेरे हाथों मरवाने के बाद अब वो मुझसे छुपता फिर रहा है। अब वो हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। हम इस पर हमला करेंगे। 1-2 दिन में ये भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ छुपा हुआ है, और इसके बाद मैं इसे भागने का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से ही तो मुझे शक्ति मिली है कि मैंने पहली मर्तबा इस राक्षस का सामना किया था, पंडित भैरू ने कहा। और तुम साथ रहोगे तो मेरे अंदर ये शक्ति कायम रहेगी, बल्कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। यहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे पास दौलत की कमी नहीं, तुम देख चुके हो। जो चाहो जितना चाहो यहाँ से ले सकते हो। बस इस राक्षस को जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसका अंत ही मेरा जीवन है। और फिर हम देर तक बातें करते रहे। रात का 1:30 बज रहा था। पंडित भैरू उठकर अपने कमरे में चला गया और मैं और रत्ना इसके बाद भी देर तक बैठे राधा के बारे में बातें करते रहे। मैं सोफे पर बैठे बैठे ऊँगने लगा तो रत्ना अपनी जगह से उठते हुए बोली, कमरे में जाकर आराम से बिस्तर पर सो जाओ, यहाँ बेचैन होते रहोगे। तुम चलो मैं आता हूँ, मैंने जवाब दिया। इस वक्त मुझे नींद आ रही थी, लेकिन रत्ना की जगह देने के बाद मेरी आंखें बंद नहीं हो सकी और मेरे ज़हन में सोचों का धारा एक बार फिर बह निकला। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। मैं अपने देश में होता तो शायद मेरे अंदर वतन परस्ती का जज्बा हलचल न मचाता, किसी का आवाज़ मेरे ज़मीर को न झंझोड़ता और मैं वही मुजरिम का मुजरिम रहता। मुजरिम तो मैं अब भी था। यहाँ जो जराइम मुझसे सरजद हो रहे थे, इनका मकसद कुछ और था। पेदर पे कई लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी मुझ पर कोई बोझ नहीं था, दिल में कोई खलिश नहीं थी। यहाँ मैं जो कुछ भी कर रहा था अपने वतन की भलाई और अपने हमवतनों की भलाई के लिए कर रहा था। और ये महज इत्तेफाक था कि यहाँ आकर मैं अपने वतन के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश से आगाह हो गया था और मुझे अपने वतन से दूर रहते हुए वतन की कुछ खिदमत करने का मौका मिल रहा था। मेरे दिल में कभी एक लम्हे को भी ये ख्याल नहीं आया था कि मुझे इन खिदमत का सिला मिलेगा, कोई तमगा मेरे सीने पर सजाया जाएगा। मैं तो वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर इस आग में कूद पड़ा था। मैंने नताइज की कभी परवाह नहीं की थी और मुझे ये तजुर्बा हुआ था कि आदमी वतन से दूर हो तो मिट्टी की मोहब्बत ज़्यादा शिद्दत से उभरती है। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि यहाँ कुछ ऐसे लोग मिल गए थे जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर रहे थे कि हर एक अपने घिनौने मकासद के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मेरे ज़रिए एक दूसरे को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था, मगर मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। मेरा काम हो रहा था। राधा इन लोगों में वाहिद हस्ती थी जिसने बेलोस होकर मेरी मदद की थी और अपनी जान भी दे दी थी। इसकी वजह शायद नहीं बल्कि यकीनन ये थी कि इसका खमीर भी इस मिट्टी से उठा हुआ था जिसके खिलाफ ये घिनौनी साजिश हो रही थी। इसने जन्म तो पाकिस्तान की सरजमीन पर लिया था और 6-7 साल की थी जब अपने माँ बाप के साथ राजस्थान आ गई थी। पाकिस्तान में भी इनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ था। इनकी ज़मीन छीन गई थी, भाई और भावज को कत्ल कर दिया गया। ऐसी सूरत हाल में तो इसके दिमाग में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो अपने सीने में इस मिट्टी की मोहब्बत को परवान चढ़ाती रही। वो खुद हिंदुस्तान में परवान चढ़ी थी मगर इसकी जड़ें पाकिस्तान की मिट्टी में थी। आखिरी दिनों में मैंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि राधा मुझसे प्रेम भी करने लगी है। इसने अगरचे जुबान से कभी इजहार नहीं किया था मगर इसकी हर हरकत चीख चीख कर पुकार उठती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। और उस रोज़ जब मैं इसे रत्ना के मकान पर ले गया था तो इस वक्त भी इसने जुबान से कुछ नहीं कहा था मगर आंखों, चेहरे के तासुरात और हर हरकत से पता चल गया था कि वो मेरे साथ किसी दूसरी औरत का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कई रोज़ पहले की बात है कि एक मरतबा राधा ने ढके छुपे अल्फाज में अपने दिली जज्बात का इजहार करते हुए कहा था कि वो भी मेरे साथ पाकिस्तान जाना चाहती है मगर इसकी ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी। अलबत्ता इसने पाकिस्तान की सलामती के लिए जान दे दी। जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि वो पाकिस्तानी थी। इसने अपनी जान देकर मिट्टी का कर्ज उतार दिया था। ये सब लोग मुझसे न मिलते तो मुझे इस हद तक कभी कामयाबियाँ नहीं मिलती। पहली मरतबा भागने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 रोज़ में पकड़ा जाता और बेदर्दी से मार दिया जाता, मगर इन लोगों की मदद से मैं इतना आगे बढ़ गया था कि नागराज जैसा दहशतगर्द मुझसे छुपता फिर रहा था। नागराज जिसके नाम दहशत थी, जिसके हुक्म के बगैर परिंदा भी शहर में पल नहीं मार सकता था। सूबे का चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े सियासतदान, वजीर और आला तरीन पुलिस ऑफिसर इसके सामने हाथ बांध कर खड़े होते थे, जो इस शहर का बेताज बादशाह समझा जाता था। अब वही नागराज अपनी ही सल्तनत में जाए पनाह ढूंढ रहा था। मैं मुख्तलिफ लोगों के हाथों में होता हुआ पंडित भैरू तक पहुंचा था। वो भी नागराज के अताब का शिकार हुआ था। नागराज ने इसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी मगर भैरू की किस्मत अच्छी थी कि ना सिर्फ खुद बच निकला
था बल्कि मंदिर की सारी दौलत भी निकाल लाया था, और वो दौलत मैंने अपनी आंखों से देखी थी। और भैरू ने नागराज को नरक में पहुंचाने के लिए मुझे वो दौलत खर्च करने का इख्तियार दे दिया था, लेकिन मैं कितनी दौलत खर्च कर सकता था। बहरहाल मैंने भैरू की इस पेशकश से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।